Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. Audio video okay? Good evening. Perfect. चलिए, हमने कल कॉन्स्टिट्यूशन का लेआउट और कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल मेकिंग द हिस्टोरिकल एंगल पढ़ा। अब हमको ये सीखना है कि इन अ डेमोक्रेसी मेजॉरिटीज का क्या रोल होता है, उसको हम अप्लाई करेंगे टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं तो क्या कोई लिमिट है, कोई बाउंड्री है, कोई हद है? तो यहां से हम बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर सीखते सीखते कुछ एडिशनल रिलेशनशिप्स भी हम सीख लेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का रिश्ता। सो वील कम टू दैट इन अ बिट। पहले शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ही मैं बता रहा हूं, ये क्लास थोड़ी सी इंटेंस होगी, थोड़ा सा लीगली इन डेप्थ होगी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप इट एज सिंपल एंड एज प्रिसाइज, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत ना हो। मैं ये आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझें, उसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं शुरुआत से। The one thing that we have always been speaking about, इसकी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी बिना रूल ऑफ लॉ के नहीं होती। रूल ऑफ लॉ के 3 एस्पेक्ट्स हैं: एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जो बेसिकली सरकार को अपनी हद में रहने के लिए इंस्पायर करते हैं। This becomes the principle of constitutionalism, the background of constitutionalism, which is limiting the powers of the state. और इसी प्रिंसिपल पे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और जो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हम एक रिपब्लिक हैं जिसमें हम एल, ई और जे का सेपरेशन ऑफ पावर्स भी रखते हैं और थोड़ी सी चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखते हैं। हम 2 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट रखते हैं जिसको फेडरलिज्म कहते हैं। We also believe in keeping the judiciary independent as a consequence, ये हमने सीखा था। और हम जुडिशरी को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को रिव्यू करने की पावर देते हैं, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। सही बात है। अब हम डेमोक्रेसी को देखें, रूल ऑफ लॉ को देखें, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को देखें, लेजिस्लेचर को देखें, एग्जीक्यूटिव पावर को देखें। इन सब में एक चीज कॉमन है, इट इज ऑल पावर्ड बाय लेजिस्लेशन। डेमोक्रेसी में हम
पब्लिक विल रिफ्लेक्ट करते हैं। जब हम उस डेमोक्रेसी को एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं तो हम पब्लिक विल को रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हाईलाइट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उनका काम एक लेजिस्लेचर में बैठ के पब्लिक के बिहाफ पे पब्लिक के लिए कुछ लॉज बनाना होता है। और जब उनको पब्लिक के बिहाफ पे पब्लिक के लिए कुछ लॉज बनाने होते हैं तो वो जो भी लॉज बनाते हैं या लेजिस्लेचर में जो भी डिसीजंस लेते हैं वो इसी डेमोक्रेटिक स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और इसीलिए हमारे पास मेजॉरिटीज का कॉन्सेप्ट होता है। हमारे लेजिस्लेचर का काम एग्जीक्यूटिव को भी चेक करना है, जुडिशरी को भी चेक करना है। हमारे लेजिस्लेचर का काम लॉज भी बनाना है, पब्लिक विल को भी रिप्रेजेंट करना है, पब्लिक सेंटिमेंट को भी इंडोर्स करना है। तो इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, legislatures which are the instruments of parliamentary democracy have to conduct themselves in a democratic manner। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक मैनर तो वही होगा जो ज्यादा लोगों को ठीक लगेगा, और जो ज्यादा लोगों को ठीक लगेगा इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है मेजॉरिटीज का। तो आप अपने हाउसेज में मेजॉरिटीज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? उस लेजिस्लेटिव फंक्शन को अदा करने। ये मेजॉरिटीज का कॉन्सेप्ट अगर आप बहुत इंटरेस्टिंगली सोचे तो आपको जुडिशरी में भी दिखता है। ये मेजॉरिटीज का कॉन्सेप्ट आपको टेक्निकली जुडिशरी में भी दिखता है। तभी तो मेजॉरिटी जजमेंट बाइंडिंग होता है, माइनॉरिटी नहीं होता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी जुडिशरी बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है, सेल्फ अपॉइंटेड है, एक अपॉइंटेड इंस्टीट्यूशन है एक डेमोक्रेसी में। लेकिन जुडिशरी का सबसे इंपॉर्टेंट काम तो जजमेंट बनाना है ना। तो कहीं ना कहीं वो जजमेंट्स की वैल्यू भी एक मेजॉरिटेरियन कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है। जो ज्यादा जजेस को ठीक लगेगा वही सही होगा, कोई हायरार्की नहीं देखी जाती। हमारे पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में कोई हायरार्की नहीं देखी जाती कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर वोट किया है हाँ तो वो जरूरी हाँ ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कि जिस चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर ने यस वोट किया है उस चीज के लिए वो कंफर्म होनी ही चाहिए, वो पास होनी ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। राइट? क्योंकि मेजॉरिटी में कहीं ना कहीं आपको इक्वालिटी दिखती है। जब आप मेजॉरिटी में आ जाते हो तो फिर जब आप मेजॉरिटेरियन प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो तो आप लोगों में कोई स्पेशल डिफरेंशिएशन नहीं रखते। तो एक तरह से देखा जाए तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटीज इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। लोकसभा में सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बराबर हैं। जब किसी बिल पे वोट करने की बात आती है या किसी मोशन पे वोट करने की बात आती है, या किसी मेंबर का वोट दो बार काउंट करते हो क्या? नहीं। आप उस हाउस में उस मेंबर का एक ही उतना ही मानते हो। कभी कभी जब हम इलेक्शंस करते हैं तो शायद मल्टीपल वोट्स काउंट करें, बट क्या किसी मेंबर को इंडिविजुअली प्रेफरेंस मिलती है? नहीं। रीजन के बेसिस पे हो सकता है, वैल्यू वोट्स हो सकते हैं, वो हम इलेक्शंस में सीख लेंगे। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटीज इज एन एब्सोल्यूट इक्वलाइजर। ये आपको लेजिस्लेचर में भी दिखता है और ये जुडिशरी में दिखता है। मजे की बात तो ये है, ये आपको इतना एग्जीक्यूटिव में दिखता नहीं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन
कलेक्टिव मेजॉरिटी से लिया जाता है। लिया जाना चाहिए, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ मेजॉरिटीज है वहां सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है। तो कहीं ना कहीं आपने लेजिस्लेचर और जुडिशरी में मेजॉरिटेरियन कॉन्सेप्ट्स तो अप्लाई कर लिए, एग्जीक्यूटिव में आप सेपरेशन ऑफ पावर्स के चक्कर में थोड़ा सा 2 कदम पीछे रह गए। होना चाहिए, यस, अ गुड एग्जीक्यूटिव शुड बी अ डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि हम पूरे देश में मेजॉरिटी मेजॉरिटी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते हैं, लेकिन एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एक पब्लिक अथॉरिटी का स्टेटस नहीं है, उसके अंदर कोई मेजॉरिटी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, मिनिस्टर्स कौन बनेंगे, टिकट किसको दिया जाएगा, इसके लिए कोई फॉर्मल मेजॉरिटी नहीं है। सही बात है कि नहीं? सो majorities have such a diverse application. majorities आप इलेक्शंस में भी इस्तेमाल करते हो, majorities आप लॉ मेकिंग में भी इस्तेमाल करते हो, आप majorities पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में भी इस्तेमाल करते हो, आप एक तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी जजमेंट्स में भी इस्तेमाल करते हो। फर्क यह है कि ये बहुत ही ओपन एंडेड है, ये एक कन्वेंशन। कहीं आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ देखा है कि मेजॉरिटी जजमेंट बाइंडिंग होगा? नहीं, ये कन्वेंशन। लेकिन इलेक्शंस, लॉ मेकिंग और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स ये लेजिस्लेचर सेंट्रिक है, और यहां पे आपको मेजॉरिटीज कहीं ना कहीं कोडिफाइड मिलेंगी, कहीं ना कहीं लिखी हुई मिलेंगी। कि इलेक्शन में जब हम बात करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की, भाई घूम फिर के कहानी तो मेजोरिटी की है। कि कितने लोगों ने क्या कहा, हमारे यहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इसके बहुत अलग अलग मॉडल्स हैं। वाइस प्रेसिडेंट का अलग मॉडल है, राज्यसभा का अलग मॉडल है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का अलग मॉडल है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस का अलग मॉडल है, 4 अलग अलग मॉडल्स हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये कस्टमाइजेबल है। एनसीईआरटीज पढ़िए, उसमें लिखा है कि इजराइल की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और नेदरलैंड्स की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जमीन आसमान का फर्क है भी। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लॉ मेकिंग और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, इसमें जो मेजॉरिटीज का कॉन्सेप्ट है वो कॉमन है, बिकॉज लॉ मेकिंग इज अ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। एक तरह से देखा जाए तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इज अ लार्जर अम्ब्रेला, उसमें से एक काम लॉ मेकिंग है, एक काम जज को निकालना है कि नहीं? एक काम सीएजी को निकालना है। लेकिन यहां जब हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की बात करते हैं, यहां पे आपको थोड़ा सा एक इलेक्टोरल ओवरलैप भी मिलता है कि नहीं? इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, रिमूवल ऑफ द स्पीकर,
elections of deputy speaker and all of those things. मेजोरिटी तो वहां पे भी है. तो ये जो इंटरनल इलेक्शंस हैं, ये जो पार्लियामेंट से रिलेटेड इलेक्शंस हैं, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के थ्रू चलते हैं. लेकिन जो ये एक्सटर्नल इलेक्शंस हैं, इसमें आपने एक अलग सेट ऑफ मेजोरिटीज लगा रखी है. तो कितना इंटरट्वाइंड है ना ये. यस और नो. कि राज्यसभा इलेक्शन इज अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. लेकिन वही राज्यसभा जब अपने वाइस चेयरमैन या अपने डिप्टी चेयरमैन को चुनते हैं तो इट इज डन थ्रू ए सिंपल मेजोरिटी, राइट, व्हिच इज अ प्रोसीजरल मेजोरिटी. So the idea is to understand these majorities today. क्योंकि इसमें से एक मेजोरिटी अगर लॉ बनाना है तो नया लॉ हो सकता है, एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज कर सकते हो, कोई लॉ उसको रिपील कर सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक लॉ है और ये एक स्पेशल लॉ है, तो शायद इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर होना चाहिए. तो यहां पे भी कुछ मेजोरिटीज आ जाएंगी, राइट. बेसिक कहानी तो ये. और आप देखो कि जनरली इलेक्टोरल और प्रोसीजर्स हटा के ऑल लॉज एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन आर जनरली डेल्ट द सेम वे. अभी आप सीख लोगे कैसे. बट ये ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं. जो कॉन्सेप्ट है मेजोरिटीज का वो कहां कहां तक लगा है. ठीक है, गुड. तो जब हम लेजिस्लेचर और इलेक्शंस पढ़ेंगे इसी के बाद, तो मैं ये सारी इलेक्टोरल मेजोरिटीज कराऊंगा आपको. आज हम इंस्टीट्यूशनल मेजोरिटीज कर रहे हैं, व्हिच इज लेजिस्लेटिव मेजोरिटीज. ठीक. तो फिर when I'm talking to you about majorities largely, इसको बहुत सिंपल और एक ढंग से करके कर लेते हैं एक बार में. ये बेसिकली दो डायमेंशंस में चलती है. एक डायमेंशन है मोर देन हाफ और एक डायमेंशन है 2/3 या मोर देन 2/3 या एटलीस्ट 2/3. ठीक है, मतलब आधे से ज्यादा या 2/3 से ज्यादा, मोटा मोटा. यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आप कई बार देखेंगे कि 2/3 मेजोरिटी में कभी लिखा होता है नॉट लेस देन और कभी कभी लिखा होता है नॉट मोर देन और एटलीस्ट 2/3. वो इतने टेक्निकल डिफरेंस में हमको जाने की जरूरत नहीं है. प्रीलिम्स में इतना टेक्निकल डिफरेंस नहीं आएगा. बस इतना मोटा समझ में आना चाहिए, आधा और 2/3. ठीक है. इन मेजोरिटीज का इस्तेमाल हम लॉ मेकिंग में करेंगे, कुछ प्रोसीजर्स में करेंगे. ठीक है, क्योंकि इलेक्टोरल मेजोरिटीज का कॉन्टेक्स्ट ही अलग है. ठीक है, वहां पे अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो हम राज्यसभा के एमपी को एक वोटर मान रहे हैं. वो एक इलेक्टोरल कॉलेज है एक तरह से. तो यहां हम एप्लीकेशन ऑफ मेजोरिटी देख रहे हैं टू लॉ मेकिंग एंड प्रोसीजर्स. सीधी सीधी बात तो ये. ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं. तो ये जो आधा वाला हिसाब किताब है, इसमें आपकी 3 मेजोरिटीज आती हैं. एक का नाम है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एक का नाम है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एक का नाम है इफेक्टिव मेजोरिटी और एक का नाम है सिंपल मेजोरिटी.
ठीक है, इन तीनों में प्रपोर्शन का फर्क है। यहां है हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, यहां है हाफ ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, यहां है हाफ ऑफ जितने लोग आए और जो वोट कर रहे हैं प्रेजेंटेड वोट है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इनका पर्पस क्या है और ये कहां इस्तेमाल होते हैं? ये जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है इसे हम एक पॉलिटिकल मेजॉरिटी कहते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज आल्सो एन इलेक्टोरल इनेबलिंग मेजॉरिटी। It is a combination of parliamentary procedures and elections. मतलब बेसिक बात यह है कि आपने फॉर एग्जाम्पल इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा। ठीक है, अब ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकसभा में रिप्रेजेंट हो रही है, तो हमने हमारे नेशनल हाउस को 543 रिप्रेजेंटेशंस दिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी काट के। इसे हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। ये टेरिटोरियल होती है एंड ये टेरिटोरियल होती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट बाउंड्रीज। यही कहानी है ना कि आपको कभी भी कोई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी दो स्टेटों में बटी हुई नहीं दिखेगी, राइट? These are parliamentary constituencies which are territorial with respect to state boundaries. स्टेट के अंदर कटेंगी, लेकिन ये है नेशनल के लिए। स्टेट के लिए क्यों कटती है? बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इजियर टू डू सो। ठीक है, अब इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विनर कौन होगा? विनर वो होगा जिसके पास बाकियों से ज्यादा वोट्स होंगे। ठीक है, इस प्रिंसिपल को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और बिना पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो कोहेजन नहीं आ सकता। इतनी इंटरेस्टिंग बात है। The most logical outcome of parliamentary democracy is political parties. लेकिन हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र ही नहीं। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के आपको रियली लगता है कि आप एक यूनिटी बना सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? नहीं। आर पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? ऐसा नहीं, बट दे आर द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस। ठीक है, अब ये जो विनर्स होंगे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से होंगे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं होंगे, जिनको हम इंडिपेंडेंट कहेंगे। और ये सब अब लोकसभा में आ जाएंगे। सो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी विनर्स, जो अलग अलग पार्टीज और इन सबको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनमें से जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के मैक्सिमम विनर्स होंगे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये डिसाइड करने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर और फिर इफेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होंगे।
बट इफेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? आर वी क्लियर ऑन दिस? मौलिक साहब, मुझे बीच में बिना बात के डिस्टर्ब मत करना, ये बहुत सीरियस क्लास है। मेरे शब्द को ध्यान से सुनो। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लिखा था। एंटी डिफेक्शन लॉ में पॉलिटिकल पार्टीज का मेंशन है, विच इज बिकॉज ऑफ द 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। और ऑल्सो लाइटर नोट बेटा, राइट है, आई वाज बोर्न इन 1857 व्हेन द क्वींस प्रोक्लेमेशन हैपेंड। थोड़ा समय हो गया बेटा। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये समझ आया? अब मजे की बात देखो कि यहां की और यहां की जर्नी थोड़ी सी वेग नहीं है, थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है कि यू आर गोइंग टू डिसाइड बेसिकली हु इज गोइंग टू बी द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव एंड मोर इंपॉर्टेंटली द हेड ऑफ द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। राइट? बेसिक कहानी, ये पूरा कन्वेंशन ड्रिवन है। करेक्ट? तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम नंबर क्या है। बेसिकली more than half of the total strength, which is 540। इसी को आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपको क्या देता है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली किसको? इन ग्रुप ऑफ मेंबर्स को, या तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी से आएंगे या एक पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप के साथ आएंगे जिसको कोएलिशन कहते हैं, या तो यही होगा। करेक्ट? तो क्या ये मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी की है? आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई तो आप क्या करोगे? ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई तो आप क्या करोगे? कौन करेगा? ये कहीं लिखा है? हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गवर्नमेंट फॉर्म, गवर्नमेंट फॉर्म, गवर्नमेंट फॉर्म। सही बात है। कौन? किसके पास ये पावर आ रही है? ये पार्टी के पास आ रही है, ये भी कहीं नहीं लिखा। ये उन पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप के पास आ रही है। यस। अब ये जो डिसीजन है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी क्राइटेरिया नहीं है ना। सीधी बात करो, कोई क्राइटेरिया तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का कोई क्वालिफिकेशन है? कुछ नहीं। तो फिर दिक्कत कहां है? कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, मॉरली स्पीकिंग, लीगली स्पीकिंग, ये जो मैक्स विनर्स हैं, टेक्निकली इन्हें डिसाइड करना चाहिए। टेक्निकली इन्हें डिसाइड करना चाहिए। लेकिन क्या ये एक्चुअली ऐसा होता है? नहीं। इट इज जनरली थ्रू दिस। सो ये पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद है नहीं। तो उस हाउस में जो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा वो जाके
सबमिट करेगा स्पीकर को, प्रेसिडेंट को कि हाँ भाई हमारी सरकार बननी चाहिए, ये लोग ठीक है डन। तो ये इसके पीछे की कार्रवाई बिल्कुल ओपेक है, इसके पीछे की कार्रवाई बिल्कुल ओपेक है। Which is why absolute majority is vague, है कि नहीं? अब एक बात बताओ लॉजिकली सोच के, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में कहीं कुछ लिखा है? आराम से सोचो। ये पूरा कन्वेंशन पे चल रहा है, खुद ही सोचो। खुद ही सोचो। नहीं, वेरी गुड। तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल किसको रही है, किसी को नहीं पता। बस मिल रही है। आर वी क्लियर ऑन दिस? It is a very, very obvious. This is a very, very obvious outcome. ये बहुत नेचुरल है कि जिस भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बेसिकली हमें ग्रुप चाहिए एंड द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द ग्रुप इज अ पॉलिटिकल पार्टी। हम उस पॉलिटिकल पार्टी के विनर्स को ये पावर दे रहे हैं कि आप डिसाइड करो, बाकी सब हवा में। यही हो रहा है ना, वही हो रहा है। Absolute majority is being given to the group representing those political parties and those constituencies in the parliament, in the Lok Sabha. ठीक है, सीधी सिंपल बात है, और कोई है ही नहीं इसमें। ये समझ आया यहां तक? ये क्लियर हुआ? प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगर प्रीलिम्स में लिख दिया दैट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या विनिंग अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन half of the total strength of the Lok Sabha gives the political party the right to decide who the executive is going to be. क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। क्लियर? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये समझना थोड़ा सा जरूरी था। ठीक है, अब पॉलिटिकल मेजॉरिटी हमको सिर्फ डायरेक्ट लोअर हाउसेज में चाहिए, तो या तो लोकसभा में चाहिए या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चाहिए। It is nothing but a majority of establishment. ठीक है, क्लियर? गुड, यहां तक समझ आया? पक्का? गुड। फिर आ जाओ इफेक्टिव पे। इफेक्टिव मेजॉरिटी इज ओनली एंड ओनली फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन है? जो हाउस को मैनेज करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे सिंपल भाषा में समझो, ये सब मेजॉरिटी का चक्कर क्या है? डिफरेंट क्वेश्चंस should have a different set of majority.
tougher questions, more important questions, crucial questions should have a higher or a more strict or more accurate majority? यही कहने का मतलब है? ठीक है। तो अब जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एक जगह और वाइस प्रेसिडेंट एक जगह, करेक्ट? बेसिक कहानी है, ऑल प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन वन एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द अदर। क्यों? बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के चेयर है वो वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो जब आप राज्यसभा के चेयर इलेक्ट करते हो तो आप वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हो, या जब आप वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हो तो आप राज्यसभा के चेयर को इलेक्ट करते हो। दे आर कोरिलेशनल ऑफिसेस। ठीक है, गुड। वाइस प्रेसिडेंट, अगर ध्यान से सुनो तो अगर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा को चेयर नहीं कर रहे तो कुछ खास नहीं कर रहे? खुद ही सोचो तो, अगर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा को चेयर नहीं कर रहे और हमारे प्रेसिडेंट बढ़िया अपना काम कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट खाली है? खाली है, बेसिकली खाली है। प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है और वो उनकी जगह ऑफिशिएट करेंगे, उनकी जगह एक्टिंग बनेंगे, बहुत रेयर सिनारियो होता है। और इस साल वाइस प्रेसिडेंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट ईयर धनकर साहब थोड़ा जल्दीबाजी में चले गए थे, तो इसको हम ढंग से करेंगे एग्जीक्यूटिव। तो है तो इफेक्टिवली माना कि वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन असलियत में तो दे आर 70% राज्यसभा चेयर एंड 30% वाइस प्रेसिडेंट। सीधी सीधी बात तो ये है। तो जो इनके लिए लगेगा वो वाइस प्रेसिडेंट के भी लगेगा और थोड़ा सा उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर देंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? बेसिकली अगर वेन डायग्राम से देखें तो ऑल प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एक्सेप्ट वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यही है ना? सीधी सिंपल बात तो यही है। अब ये समझो कि वाइस जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो करते क्या है? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हाउस को मैनेज करते हैं, हाउस में डिसिप्लिन रखते हैं, मेंबर्स को सुपरवाइज करते हैं, यही बेसिक काम है। अगर आपका सारा काम मेंबर सेंट्रिक है तो जो मेंबर्स आपको निकालेंगे वो एक्चुअल मेंबर्स होने चाहिए, जो एक्चुअली उस हाउस का पार्ट है। यस और नो? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का इलेक्शन खुला करो, सबको बोलो, सिंपल मेजोरिटी करके खत्म करो। लेकिन अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को रिमूव करना चाहते हो, ये तो वही बात होगी ना कि आप अपने क्लास मॉनिटर को रिमूव करना चाहते हैं और आप उस क्लास में ही नहीं, आप दूसरी क्लास के क्लास मॉनिटर के रिमूवल में वोट करके आ रहे हैं, तो दौड़ा के नहीं मारेंगे आपको कि आप बगल वाले कॉलेज में जाके उनके इलेक्शन में वोट करके आ रहे हैं? अरे आप उस कॉलेज का पार्टी नहीं हो। तो आप कहें ओ नो द वाइस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिड नॉट डू अ ग्रेट जॉब। जी आप कौन? अरे मैं तो रिजाइन कर लिया था हाउस से, लेकिन मेरे हिसाब से दे डोंट डू अ गुड जॉब। करेक्ट, सीधी सिंपल बात। तो मतलब मुझे टोटल स्ट्रेंथ में से ऐसे लोग निकालने पड़ेंगे जो अब उस हाउस का हिस्सा नहीं है, ऐसे लोग जिनकी डेथ हो चुकी है।
अब उनकी आत्माएं थोड़ी आके पूछेगी आपसे। ऐसे लोग जिन्होंने खुद अपने मन से कहा कि मुझे मोह माया नहीं करनी, मैं रिजाइन कर रहा हूं। या फिर कुछ ऐसे लोग, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको हमने निकाला हो, किसी भी रीजन से निकाला हो, किसी भी रीजन से निकाला हो, पार्टी से गद्दारी की वजह से निकाला हो, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से निकाला हो, हमने निकाला हो, कोर्ट ने निकाला हो, ईसीआई का कुछ रोल रहा हो, प्रेसिडेंट ने निकाला हो, कोई भी रीजन हो सकता है, बस निकाल दिया। अब वो खुंदक खा के बैठेंगे? यस और नो? ग्रेप्स आर सार। So this is why they will get, they're no longer a part. इसको हम वेकेंसी कहते हैं। अगर ये भर गई है तो अच्छी बात है, नहीं भरी है तो खाली रहनी चाहिए, काउंट नहीं करनी चाहिए। सो टोटल स्ट्रेंथ माइनस द नंबर ऑफ सीट्स विच आर वीकेंड ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। ये समझ आया? इफेक्टिव स्ट्रेंथ वेकेंसी पे निकाली जाती है। आर वी क्लियर ऑन दिस? कि वो रिजाइन कर गए, उनकी जगह कोई और आ गए तो भी काउंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप आधे दिन भी एमपी रहे हो और आज एमपी हो और आज आपके स्पीकर को निकाल रहे हैं तो आपका वोट काउंट होगा। माना कि बाई इलेक्शन हुआ, आप रिप्लेस होके आए, 10 तरह की चीजें। तो द सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग इज इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज नथिंग बट टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेंसीज। और ये वैकेंसीज कैसे आती हैं? डेथ, रेजिग्नेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। ये समझ आया? जो सीटें खाली हैं उनको काउंट नहीं करेंगे, भूत नहीं आ रहे उनकी जगह वोट कर, उसका मोर देन हाफ। ये क्लियर है? पक्का? तो ये जो प्रिंसिपल है, ये एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के होने को जस्टिफाई करता है। तो भाई ये लोकसभा और राज्यसभा के सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पे ये लगना चाहिए, वो अपना अपना करेंगे। करेक्ट? वो अपना अपना करेंगे। तो क्या ये प्रोसीजर वाइस प्रेसिडेंट पे भी रखना चाहिए? हाँ, क्योंकि हर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयर। लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट के साथ कुछ और भी है, उससे राज्यसभा का चेयर नहीं और हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा करेंगे। करेक्ट? तो फिर क्या मतलब हुआ इसका? कि जैसे लोकसभा स्पीकर, लोकसभा डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन, इनके केस में क्या होगा? इनके केस में होगा द रिस्पेक्टिव हाउस will remove them using effective majority. Correct? Respective house will remove them using effective majority. Correct or not? Simple. मतलब लोकसभा स्पीकर के लिए लोकसभा, लोकसभा डिप्टी स्पीकर के लिए लोकसभा, राज्यसभा डिप्टी स्पीकर के लिए राज्यसभा, अपने अपने हाउस। बगल वाला उससे थोड़ी पूछेंगे कि हमारा वाला कैसे कर रहा है। लेकिन जो हमारे राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं, जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, 70% काम ये वाला करते और 30% काम उद्घाटन का करते हैं।
अब यहां पे इसकी भी वैल्यू रखनी है और इसकी भी वैल्यू रखनी है, तो कहानी राज्यसभा से स्टार्ट होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए वाइस प्रेसिडेंट क्या है? उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो राज्यसभा उन्हें रिमूव करेगा यूजिंग इफेक्टिव मेजॉरिटी। लेकिन वो सिर्फ राज्यसभा चेयर नहीं है ना, वो देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारे और भी काम करते हैं। हम लोग फाउंडेशन वगैरह में बात करते हैं कि जैसे प्रेस काउंसिल के बोर्ड पे होते हैं, साहित्य अकेडमी के बोर्ड पे होते हैं, प्रेसिडेंट बिजी होते हैं, खाली नहीं होते, तो जाके प्रेसिडेंट का काम कराते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं ना थोड़े टाइम के लिए, यस और नो? यस। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो देश के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, और देश की डेमोक्रेसी कहां बसती है? लोकसभा में। तो भाई इनको रिमूव करने के लिए पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, सिंपल मेजॉरिटी। बेसिकली लोकसभा एक अप्रूवल हाउस का काम कर रही है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, निकाल दो। तभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अग्रीड टू बाय द लोकसभा। बट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कॉमन है। और लोकसभा के लिए हमने ये एक्स्ट्रा किया। आर वी क्लियर ऑन दिस? डू वी अंडरस्टैंड दिस? पढ़े। तो इसको हम कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की रिमूवल मेजॉरिटी। ये आपके ऑल हाउसेज में काम आएगी। ठीक है, गुड। अब आ गई सिंपल मेजॉरिटी। नाम में ही सब कुछ है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सिंपल मेजॉरिटी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजॉरिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सिंपल मेजॉरिटी के यूज केसेस। कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है। इंडिया में ज्यादातर लॉज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना। एनी लॉ विच इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। आर वी क्लियर ऑन दिस? इसको एक सिंपल भाषा में ऐसे लिख लो, ऑल लॉज एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको उन्हें पास करना है, आपको उन्हें चेंज करना है, आपको उन्हें रिपील करना है, मतलब रिमूव करना है। एक मेजॉरिटी लगती है सिंपल मेजॉरिटी। समझ आया? आर वी क्लियर? अब वो बीएनएस हो सकता है, जुवेनाइल जस्टिस हो सकता है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट हो सकता है, चाइल्ड लेबर एक्ट हो सकता है, कंपनीज एक्ट हो सकता है, करप्शन एक्ट हो सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो सकता है। दुनिया का कोई कानून पकड़ लो, कहानी बस इतनी सिंपल है और कुछ एनी लॉ, कोई भी कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, बस सिंपल क्लियर कट। All laws except Constitution of India can be simple, can be passed, can be removed, can be repealed. Everything is just here. Are we clear on this? Understood? Any problem? ठीक है,
सिंपल। बड़ी दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स में बहुत क्लियरली लिखा होता है कि भाई माना हम कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, लेकिन हमको इतनी कॉन्स्टिट्यूशन वाली इज्जत देना मत, हमको ऐसे ही पास कर लो चल जाएगा। तो some constitutional amendments can also be passed through simple majority। ठीक है, उन आर्टिकल्स में बहुत क्लियरली लिखा होता है कि अगर मैं इन आर्टिकल्स में चेंज ला रहा हूं या इन आर्टिकल्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और चेंज ला रहा हूं, मुझे प्लीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली इज्जत मत देना, मेरे को ऐसे ही निपटा देना। विल आई बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? यस, but will I be an amendment under Article 368, the branded amendment? No, ये लोकल अमेंडमेंट है, ये ब्रांडेड अमेंडमेंट। ठीक है, लेट्स क्रैक इट। समझ आया? पक्का, वेरी गुड, सिंपल। इसके अलावा आप कोई भी प्रोसीजर उठा लो, कोई भी प्रोसीजर, कोई मोशन हो सकता है, कोई रेसोल्यूशन हो सकता है। प्रोसीजर मतलब लेजिस्लेचर का प्रोसीजर, ठीक है। कोई भी आप प्रोसीजर उठा लो जिसमें मोशन हो गया, रेसोल्यूशन हो गया, कुछ भी हो गया। मैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में बताऊंगा मोशन रेसोल्यूशन होता क्या है। दे आर द टू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ये उनकी डिफॉल्ट मेजॉरिटी है। डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ? अगर कोई स्पेसिफिक मेजॉरिटी नहीं लिखी, कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं लिखा, तो आप अज्यूम करोगे कि भाई सिंपल मेजॉरिटी है। यस और नो? पक्का? सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक शब्द हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, कॉन्फिडेंस। आपका अगर हाउस में अगर हाउस का आप में कॉन्फिडेंस है तो आपकी हाउस में मेजॉरिटी है। या तो कॉन्फिडेंस होगा या तो नहीं होगा। या तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मुझे अभी भी हाउस प्यार करता है, या हाउस प्रूव करेंगे कि देखो बताते तुमसे प्यार नहीं करते। So please understand that there are confidence motions also and there are no confidence motions also. I will discuss them in parliamentary procedures in some time. And India has seen more confidence motions than no confidence motions. I'll come to that in a bit. ठीक है, पक्का? अब ये कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब, लोकसभा के जो वो विनर एमपीज हैं वो कह रहे हैं कि जिनको हमने जो ये ग्रुपिंग वाली मेजोरिटी लग रही है वो एक्चुअली ग्रुपिंग वाली मेजोरिटी है नहीं, अंदर से रिश्तों में दरार आ गए हैं। बस हम दुनिया को दिखाने के लिए साथ में हैं, घर जाके एक दूसरे का खून करना चाहते। I'm sorry if the joke was too hard, but it is too harsh, but it is the reality of most things. Correct? पक्का? वेरी गुड। अब मैं अपना
नो कॉन्फिडेंस कैसे दिखाऊं? कहीं लिखा है कि इतने लोगों ने बोला तभी तेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा? ऐसा तो नहीं लिखा कहीं, नहीं लिखा ना कि लोकसभा की 543 में से कितने लोगों ने बोला कि मुझे इस विनर ग्रुप पे भरोसा है या नहीं है? ये लिखा तो है नहीं। क्या अज्यूम करेंगे आप? सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, क्लियर? कई बार आप इसे इलेक्टोरली भी इस्तेमाल करते हैं, बट इंटरनली। जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के इलेक्शंस में, है कि नहीं? यस और नो? दिस एंटी डिफेक्शन लॉ विल बी एप्लीकेबल। बट अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, सरकार गिर गई, तो डिफेक्शन लगाओगे किस पे बेटा? है कि नहीं? क्लियर? सो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा डिप्टी स्पीकर, स्टेट असेंबली स्पीकर, स्टेट असेंबली डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा डिप्टी चेयर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयर एंड डिप्टी चेयर। यस और नो? ये हमने सीखा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर और डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बराबर है, एंड राज्यसभा का डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बराबर है। ये सब एक डब्बे में आते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट एज द चेयर ऑफ राज्यसभा, ये एक डब्बे में आता है। ये अभी सीखा था ना से। अब क्लियर हुआ सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, कहां लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि कई बार क्या होगा, कई बार क्या होगा, एग्जाम में हमको कई बार टेक्निकल डिटेल्स याद नहीं रहेगी, लेकिन हम कॉन्सेप्चुअली मैनेज करेंगे, हम लॉजिकली मैनेज करेंगे, क्योंकि पॉलिटी 20 में से 17-18 क्वेश्चन आने चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है बेटा? क्लियर? बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? 100%? गुड। यस, लेट्स टेक अ 5 minutes ब्रेक। वेरी गुड। चलो, गुड, टेक अ 5 minutes ब्रेक। Absolute is basically a sense of permission for you to determine who the elected executive is going to be. ठीक है?
शुरू करें? लेट्स स्टार्ट। अब जो ये 2/3 वाला मामला है, इसमें आपको जनरली दो चीजें देखने को मिलेंगी। या तो कुछ ये फेडरल इंपैक्ट होगा, या कुछ बहुत क्रूशल पोस्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, आप समझ लो कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस का कोई फंक्शन होगा। इसको हम प्यार मोहब्बत से स्पेशल मेजॉरिटी 1 2 3 4 कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा हिसाब किताब लिखा जाता है, ना इफेक्टिव मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, ना सिंपल लिखा होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल स्पेशल मेजॉरिटी 1, स्पेशल मेजॉरिटी 2, स्पेशल मेजॉरिटी 3 एंड स्पेशल मेजॉरिटी 4। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज ओके, आई होप एवरीथिंग इज ओके सत्य, माय बेस्ट विशेस। चलो, स्पेशल मेजॉरिटी 1 सिंपल से थोड़ी सी ज्यादा है कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसको कोरिलेट करके समझो कि ये हम थोड़ी सी सिंपल से ज्यादा क्या करना चाह रहे हैं। हम कुछ हाइटन्ड डेमोक्रेटिक परमिशन देना चाह रहे हैं। इसको हम प्यार से एक तरह से देखा जाए तो रेसोल्यूशन मेजॉरिटी भी कहते हैं। ठीक है, कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की मेजॉरिटीज, कुछ स्पेसिफिक टाइप के डिसीजंस के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी 1 यूज करना पड़ सकता है। आर वी ओके विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? यस और नो? पक्का? ठीक है, आप देखेंगे कि ये मोस्टली जितनी भी हैं ये ओरिजिनेट यूनियन लेवल पे ही होंगी। स्टेट यहां पे एक सपोर्टिंग रोल में होगा, वो भी एक बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी। तो अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे इसका एग्जांपल है राज्यसभा में आर्टिकल 249, राज्यसभा में आर्टिकल 249। ठीक, क्या है ये, इसको ध्यान से समझते हैं। यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट का लॉ, पार्लियामेंट्री लॉ है तो स्टेट लॉ को ओवररूल करेगा। सीधी सिंपल बात इतनी है। ठीक है, पक्का? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने की जरूरत पड़ जाए। ये नेशनल इंटरेस्ट के तहत पे होगा। अब नेशनल इंटरेस्ट क्या है और क्या नहीं है ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, बस नेशनल इंटरेस्ट लिखा है। वेग टर्म्स कभी भी डिफाइन नहीं होते। ठीक है, अब स्टेट का यूनियन में रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा है, स्टेट का यूनियन पे रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा है। स्टेट के एमएलए ही राज्यसभा के एमपी को चुन के भेजते हैं। स्टेट एमएलएज आर वोटर्स इन अ राज्यसभा एमपी इलेक्शन, सिंपल। तो स्टेट के इंटरेस्ट सेंटर पे प्रोटेक्ट करने के लिए राज्यसभा है। अब अगर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाएगी तो स्टेट के इंटरेस्ट थोड़े से क्वेश्चन में आएंगे, इसलिए हमें राज्यसभा से परमिशन चाहिए। वो परमिशन एक रेसोल्यूशन पास करके देंगे। ठीक है, इस रेसोल्यूशन को पास करने के लिए मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग लगेगा। क्या ये समझ आया?
आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? सिंपल, ठीक है, वेरी गुड। अब इनवेरिएबली ये जितनी भी 2/3 मेजोरिटीज हैं, इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप होगा, कुछ कोर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, स्पेशल 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एम्ब्रेस किया जाता है। आप इसको इस तरह से समझ लो कि स्पेशल मेजोरिटी 2 कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिवर्स की सिंपल मेजोरिटी है। स्पेशल मेजोरिटी 2 कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिवर्स की सिंपल मेजोरिटी है, इन टर्म्स दैट इट इज द वाइडेस्ट यूज्ड मेजोरिटी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द इट इज वन ऑफ द वाइडेस्ट यूज्ड मेजोरिटीज। ठीक है, अब देखो कैसे। सबसे पहले इसका प्रोसीजर सीख लेते हैं, यहां पे बहुत लोग गलती करते हैं। जब भी हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करेंगे, इसमें 2 राउंड्स ऑफ वोटिंग होते हैं। एक, हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, और दूसरा 2/3 ऑफ प्रेजेंटेड वोटिंग ऑफ द हाउस। आर वी क्लियर ऑन दिस? इन दिस ऑर्डर, आर वी ओके विद दिस? So this is nothing but absolute majority. अब इसका पॉइंट क्या है? इसका पॉइंट क्या है? हमेशा ध्यान रखना कि जहां स्पेशल की बात आ गई, जहां फेडरल की बात आ गई, वहां जॉइंट सिटिंग होना बड़ा मुश्किल है। वहां जॉइंट सिटिंग होना मुश्किल है, होगा ही नहीं। करेक्ट? बिकॉज अगर जॉइंट हो गई तो पूरा फेडरल एस्पेक्ट टूट जाएगा। अगर स्पेशल मेजोरिटी लगी है तो जॉइंट सिटिंग हो ही नहीं सकती, अलग अलग हाउस बैठ के काम करें। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। जॉइंट सिटिंग आपको हमेशा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में मिलेगी, जॉइंट सिटिंग आपको कभी भी स्पेशल मेजोरिटी के केसेस में नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो, स्पेशल मेजोरिटी टू, इसके यूज केसेस क्या है? पहला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की बात करता है, और 368 2 काम करता है। एक, कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स या पार्ट्स या चैप्टर्स बताता है जिसमें एक एक्स्ट्रा मेजोरिटी लगती है स्पेशल 2 के ऊपर भी। ठीक है? और दूसरा करता है कि अगर कहीं नहीं लिखा हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना हो और ना तो उस आर्टिकल में लिखा हो, ना तो उस आर्टिकल में लिखा हो कि ये अमेंडमेंट ही मत मानना, या 368 में उसमें कुछ स्पेसिफिक रेफरेंस ना हो, तो आप स्पेशल मेजोरिटी 2 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? तो majority of constitutional amendments are passed using special majority 2. ठीक है? Are we clear on this? Do we understand this? पक्का? इसको ऐसे समझो, let us say there is an article X, मुझे इस आर्टिकल में कोई चेंज करना है। अब चेंज करना है तो मुझे सोचना है कि क्या मेजोरिटी लगेगी।
मुझे चेक करना है कि क्या इस आर्टिकल एक्स में लिखा है कि एनी चेंज टू आर्टिकल एक्स will not be considered a constitutional amendment under article 368। अगर ऐसा है तो सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। ठीक है, कैसा है? सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। चलो चेक कर लिया, आर्टिकल में तो कुछ नहीं लिखा। ठीक है, फिर हम आ गए आर्टिकल 368 में। एक बार चेक करना है कि आर्टिकल 368 में क्या आर्टिकल एक्स स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, या तो आर्टिकल या तो जिस पार्ट या चैप्टर के अंडर ये आर्टिकल आता है क्या वो मेंशन्ड है। अच्छा जी, मेंशन्ड नहीं है, तो फिर चुपचाप स्पेशल मेजॉरिटी 2 लगेगी। आई बात समझ में? आर वी क्लियर ऑन दिस? 100%। इतना सिंपल प्रोसेस है। So there are effectively 3 ways of constitutional amendments। ठीक है, 3 simple ways of constitutional amendments। 2 are constitutional amendments under Article 368, and this is a constitutional amendment not under Article 368, it is outside 368। बट क्या 1, 2 और 3 तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं? बिल्कुल है। समझ आया? पक्का? सो अ क्विक checklist: there is an article, that article is going to be under a chapter or under a part. You want to change that article, remove it, add the line, not add a line, whatever it could be anything under the sun। ठीक है, यू फर्स्ट चेक क्या उस आर्टिकल में एक डिस्क्लेमर सा लिखा है कि भाई इस आर्टिकल में चेंज करोगे या इस आर्टिकल की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करोगे तो उसे 368 का अमेंडमेंट मत मानना, उसको एक लोकल अमेंडमेंट मानना, उसको एक ऑर्डिनरी लॉ के जैसे ट्रीट करना। अगर लिखा है तो सिंपल मेजॉरिटी। ठीक जी, ऐसा तो नहीं लिखा। अब फिर हम आर्टिकल 368 खोलेंगे। आर्टिकल 368 में देखेंगे क्या वो आर्टिकल या उसका चैप्टर या उसका पार्ट आर्टिकल 368 में क्लियरली मेंशन्ड है क्या। अगर मेंशन्ड है तो फिर उसमें एक खास तरह की मेजॉरिटी लगेगी, स्पेशल मेजॉरिटी 2 प्लस एक्स। ये एक्स क्या है मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा जी। स्पेशली मेंशन भी नहीं है तो फिर क्या लगेगी? स्पेशल मेजॉरिटी 3। समझ आ रहा है? पक्का? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पार्ट 3 में कोई भी चेंज लाते हो, आप कोई भी फंडामेंटल राइट में चेंज लाओगे उसमें स्पेशल मेजॉरिटी 2 लगेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगा तो फिर ये सिंपल वाला भी थोड़ी देर में बताता हूं। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, लेट मी कम टू स्पेशल 3 भी, रुक जाओ। तो एक यूज केस ये हो गया। दूसरा, जो कुछ हाई ऑफिसेज हैं जो प्राइमरीली चेक एंड बैलेंस का फंक्शन करते हैं या जिनका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, उनको रिमूव करने के लिए आप कई बार देखोगे स्पेशल मेजॉरिटी 2 लगती है। जैसे sorry, are we back? Are we okay? All good? Are we good? Are we okay?
Yes, just 1 second, 1 second. Just give me 1 second. Just checking if the recording is working. ठीक है? Are we clear on this? Yes? पक्का? सो स्पेशल मेजॉरिटी 2 कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हाई ऑफिसेस के लिए भी लगेगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, जिनका प्राइमरी काम चेक्स एंड बैलेंसेस और इंडिपेंडेंस है। उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा चेक एंड बैलेंस के लिए, ठीक है? सीएजी, क्योंकि लिखा है सीएजी विल बी रिमूव्ड लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। देन योर इलेक्शन कमिश्नर्स, ऐसे ही निकाले जाते हैं ना, करेक्ट, क्योंकि इनका फियर्सली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है ताकि ये चेक्स एंड बैलेंस का काम कर सके। क्लियर? दूसरा एस्पेक्ट समझ आ गया कि क्यों स्पेशल मेजॉरिटी 2 लग सकती है। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा, कई बार यू विल सी कि हमें स्पेशल मेजॉरिटी 2 कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए भी जरूरत हो सकती है। और ध्यान से देखना, जैसे क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसको 2 मिनट में समझेंगे कैसे होता है, क्या नहीं होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए। इसके लिए हमें 2 आर्टिकल्स समझने पड़ेंगे, 168 और 169। 168 बताता है कि कौन से स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, और 169 बताता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। समझ आया? 168 और 169 में फर्क समझ में आया? यस और नो? ठीक। अब हमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करनी है, या अगर कहीं है तो रिमूव करनी है। इसको लॉजिकली समझो, आराम से, प्यार की भाषा में इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। इसको खराब भाषा में कहते हैं उड़ता तीर सिंड्रोम। उड़ता तीर जो आप पूरी लाइन समझ सकते हैं तो आपने बहुत अच्छी उर्दू पोइट्री सीखी होगी, बट पॉइंट ये है कि आपने कहा मेरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बढ़िया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और डिबेट हो, और डेलिब्रेशन हो, और मैं कहानी समझूं, और चीजों को और बारीकी से समझूं। ऐसा मैंने सोचा है, अच्छा ठीक, तो आ बैल मुझे मार, उड़ता तीर। जो काम एक हाउस से हो सकता था, अब 2 हाउस लगेंगे। माना कि दूसरा हाउस हमेशा पहले हाउस के नीचे रहेगा, लेकिन जबरदस्ती का नाटक है। यस और नो? जबरदस्ती का नाटक है। आर वी क्लियर ऑन दिस? एब्सोल्युटली ट्रू। हर्षवर्धन जी, क्लास को रोकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
ये कॉन्सेप्चुअल चीजें ये समझाई जाती हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, आप बिल्कुल लिखिए। मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, एक ब्लैंक पेपर लेके बैठिए। जो एग्जाम के लिए रटने के लिए जरूरी है वो मैंने आपको नोट्स में दे दिया है, बाकी सब कॉन्सेप्चुअल है, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे माफ करना, ओम साई राम। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इसका एक एनोटेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अलग से एक एडिशनल पेज बना के दे दूंगा। ठीक, हालांकि मोस्ट थिंग हैव कवर्ड एनीवे। ठीक है, तो ये इसका बर्डन किस पे आ रहा है? स्टेट पे आ रहा है। तो सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी इंटेंट सॉलिडिफाई करेगा कि हाँ मुझे चाहिए, या बोलेगा भाई हो गया मेरे को नहीं चाहिए, ये करेगा। इसके लिए हमें फिर एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, इसके लिए हमें फिर एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी 2 लगेगी। क्या ये बात समझ में आई कि स्टेट असेंबली ने कहा कि देखो मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि मुझे काउंसिल चाहिए, या भैया मेरा हो गया, मेरे को काउंसिल नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, कंसेंट। अब इस परमिशन को सीधा भेजा जाएगा पार्लियामेंट। क्यों? क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि आर्टिकल 168 में लिखा है कौन से स्टेट्स के पास काउंसिल है और कौन से स्टेट्स के पास नहीं है, उन स्टेट्स का नाम लिखा है। ठीक है, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 168 में चेंज करना पड़ेगा। यस और नो? मुझे यहां स्टेट में आगे नाम ऐड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन ओनली हैपन बाय द पार्लियामेंट। अब इन्होंने बोला मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, पार्लियामेंट पे कोई कंपल्शन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तो खास बात यही है कि हम कभी टाइमलाइन ही नहीं कमिट करते कि अभी 1 महीने में कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे, 3 महीने में कर देंगे, अच्छा साल भर में कर देंगे, अच्छा 10 साल में कर देंगे। है कि नहीं? जो काम करते हैं बढ़िया करते हैं, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं है। यस और नो? पक्का? 100%? ठीक है। एंड पार्लियामेंट चाहे तो कुछ करे भी ना, बैठ जाए इस पे लेके। फिर पार्लियामेंट को इफेक्टिवली 168 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, नाम ऐड करना पड़ेगा। और 168 में लिखा है कि जब जब 168 में चेंज करोगे तो ऐसे अमेंडमेंट को पिंदी अमेंडमेंट बोलना, चिंदी अमेंडमेंट बोलना, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 का दर्जा मत देना। तो सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाएगा। समझ आया? अब क्लियर है? The permission to create or to abolish a legislative council taken by the state legislative assembly requires special majority too. But to amend 168, which is a constitutional amendment, requires simple majority. Yes. Are we clear on this? Pakka. Good.
तो इसलिए मैं कहता हूं सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया की, स्पेशल मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया की सिंपल मेजॉरिटी है। अब समझ में आया क्यों, कितना वाइडली यूज होती है। ठीक है, फिर आता है स्पेशल मेजॉरिटी 3, जिसका एक ही काम है, यहां पे कुछ नहीं हो रहा। स्पेशल मेजॉरिटी 2 प्लस मामला इतना सीरियसली फेडरल है कि मुझे ये स्टेट्स के पास भेजना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड स्टेट रैटिफिकेशन। ठीक है, इसको समझ लो ये कैसे होता है। स्पेशल मेजॉरिटी 3, आर्टिकल 368 में जो भी स्पेसिफिक पार्ट्स, चैप्टर्स या आर्टिकल्स उसमें किसी भी तरह का चेंज लाने के लिए ही इस्तेमाल होती है। स्पेशल मेजॉरिटी सिर्फ तभी इस्तेमाल होगी अगर हम उसे आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स, कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स, इनको चेंज करने में इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ यहीं पे होती है। ठीक है, क्लियर। और ये ज्यादातर फेडरली सेंसिटिव होते हैं, ये ज्यादातर फेडरली सेंसिटिव होते हैं। समझ आया? ठीक है, तो ये कैसे होगा। स्टेप 1 या फेज 1, ये पार्लियामेंट के लेवल पे होगा, या तो लोकसभा से शुरू होगा फिर राज्यसभा जाएगा, या तो राज्यसभा से शुरू होगा या लोकसभा जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा को सेपरेटली, मैंने बताया आपको जॉइंट सेटिंग नहीं होती, सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी 2 से इस चेंज को पास करना पड़ेगा, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करना पड़ेगा। ये क्लियर है? जिसमें 2 राउंड्स ऑफ वोटिंग चलती है, हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोट। यहां तक क्लियर है? पक्का? यस। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा को भेज दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा को भेज दिया। डिपेंड करता है जहां से शुरू हुआ है। अगर लोकसभा से शुरू हुआ है तो पास करके राज्यसभा को भेज दिया, राज्यसभा से शुरू हुआ है तो लोकसभा को भेज दिया। सीधी सिंपल बात इतनी है। यहां तक ठीक है? क्लियर है? पक्का? ठीक है। फिर ये मामला फेडरली सेंसिटिव, ये फिर फेडरली सेंसिटिव है, यस और नो? फेडरली सेंसिटिव है कि नहीं? ठीक है, तो फेडरल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया, हमारे देश में जहां जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट्स के पास होंगी और कुछ यूनियन टेरिटरीज के पास है, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड JNK, एंड 28 स्टेट्स के पास है, ये टोटल 3। तो हमारे पास एज ऑफ टुडे 31 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। हमारे पास एज ऑफ टुडे 31 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। हम सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भेजेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? उत्कर्ष, डोंट act smart in my class. With great knowledge comes great humility. Give you a small example.
बेटा 12 साल के ऊपर हो गया ये पढ़ाते हुए, धीरे धीरे उतने ही एक्साइटमेंट से हर क्लास में पढ़ाते हैं। इसे मर नहीं गए अंदर से कि अब्बा डब्बा चब्बा है। तो हमको आता है तो हमको पेशेंस रखना है। तो वेरी गुड क्वालिटी ऑफ समबडी हु इज नॉलेजेबल, ठीक है। एंड डोंट स्टील माय थंडर, ओके ओके। समझ आया? तो मैंने एक साथ 31 लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भेज दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को नहीं भेजूंगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो अननेसेसरी बायस आ जाएगा, अननेसेसरी इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब आउट ऑफ दीज 31 कोई भी 50% ऑफ दीज 31 लेजिस्लेचर जिसने जब पास कर दिए, सबको एक साथ में हमने ईमेल कर दिया, सेंड टू ऑल। लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली, लेजिस्लेटिव असेंबली यूपी, लेजिस्लेटिव असेंबली गुजरात, यूपी तो घर के बगल में था, बुला ही लिया उनको कि मैं साइन करती तो व्हाटएवर। सो जस्ट यू नो, तो ठीक है, सबको एक साथ कंट्रोल सब फॉरवर्ड कर दी कि भाई जल्दी जल्दी चलो। तो कितने हो गए? 16 16, ठीक है। So 16 legislative assemblies, any 16 in any order, have to pass the same constitutional amendment with simple majority. इस प्रोसेस को स्टेट रैटिफिकेशन कहते हैं। मक्कारी देख रहे हो कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज को सिंपल मेजॉरिटी, यूनियन पास करेगी स्पेशल मेजॉरिटी से, सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। समझ आया? पक्का? आर वी क्लियर? तो ये जो हम एक्स कह रहे थे यहां पे, ये कुछ नहीं है, स्टेट रैटिफिकेशन है। अरे जैसे ही 16 ने कर दिया, हमने 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 इसको डीम्ड मान लिया ना बेटा पास। हर्षित तुम 28 के 28 से करवा के आना, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 16 चाहिए। सरकारी नौकरी और सरकारियत का एक प्रिंसिपल याद रखना, जितना जरूरी है उतना। गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट, मिनिमम इज मैक्सिमम। ओके, क्लियर? अब क्या स्टेट्स को कोई टाइमलाइन दे रखी है? ना, बैठे, जीएसटी में बहुत टाइम लगा दिया था इन्होंने, तभी तो जीएसटी बनते बनते इतना टाइम लग गया। और ये नोट्स पर लिख के दिया है मैंने। सो दिस इज स्पेशल मेजॉरिटी 3। क्लियर? इसका काम सिर्फ और सिर्फ ओनली आर 368 रेफरेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। एंड बहुत ही, आपने रियलिटी शो देखा होगा, उसमें होता है वाइल्ड कार्ड एंट्री। स्पेशल मेजॉरिटी 4 इज द वाइल्ड कार्ड एंट्री। बिना सर पैर के डुपक डुपक करके पहुंच गया। दिस इज 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। सिर्फ एक ही जगह यूज होता है, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। बस, just in one place. Are we okay with this? Are we fine with this? 100%। अब खुद ही सोचो, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को यहां से निकाल रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर फेडरल चेंजेस कर रहे हो,
तो ये मेजोरिटी है। लेकिन प्रेसिडेंट जो खुद से कुछ करता भी नहीं है, प्रेसिडेंट के पास जीरो डिस्क्रेशनरी अपॉर्चुनिटी है, उनको निकालने के लिए पूरे टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए। तो ये वाइल्ड कार्ड हुआ ना। हमने सब बना लिया, फिर हमने सोचा अच्छा प्रेसिडेंट, देखो काफी कुछ चीजें तो हमने ब्रिटेन से कॉपी करी, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, जैसे 2/3 वाले जो स्पेशल मेजोरिटी है, 2/3 कॉन्सेप्ट यूएस से लिया, रैटिफिकेशन हमने ऑस्ट्रेलिया यूएस को मिला के लिया। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। इनफैक्ट यूएस में तो 3/4 लगता है, हमने 3/4 को काट के 2/3 किया। हमें कहीं 3/4 तो नहीं हो पाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? सो जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगा इन सम टाइम, आई डिस्कस दिस कि कहां से आया क्या है। तो अचानक से प्रेसिडेंट को निकालने के लिए इतना भारी मेजोरिटी बाय नंबर्स, दिस इज द टफेस्ट मेजोरिटी बाय शेयर नंबर्स। बाय प्रोसेस दिस इज द टफेस्ट मेजोरिटी, राइट? और कुछ बेसिक लॉजिकल चीजें हैं कि इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, टोटल स्ट्रेंथ, उससे कम होगी इफेक्टिव स्ट्रेंथ, उससे कम होगी प्रेजेंट एंड वोटिंग, यही होगा ना? और इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं लॉ मेकिंग में और प्रोसीजर्स में, यही तो करते हैं। तो अगर मैं लॉ मेकिंग को देखूं, सिंपल सा फ्लोचार्ट है। या तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप कोई चेंज ला रहे हो, या एनी अदर लॉ। जहां एनी अदर लॉ आ गया, सिंपल मेजोरिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला रहे हो तो हमें क्या देखना पड़ेगा? 3 चीजें, कि भाई वो स्पेसिफिक चेक करना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली उस आर्टिकल में तो नहीं लिखा कि वो आर्टिकल 368 में अंदर नहीं आएगा। अगर लिखा है तो सिंपल मेजोरिटी। 368 में स्पेशली रेफरेंस्ड है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा विद स्टेट रैटिफिकेशन। और अगर 368 में रेफरेंस नहीं है और किसी स्पेसिफिक आर्टिकल में भी नहीं लिखा, तो क्या लगेगा? स्पेशल मेजोरिटी 2, यहां लगेगा 3। तो इफेक्टिवली कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को हम ऑर्डिनरी लीगल अमेंडमेंट समझते हैं, ऑर्डिनरी लॉ का स्टेटस देते हैं। यस और नो? जैसे अभी बताया, एसएलसी ऐड करना, टेरिटरी में शेड्यूल 1 में चेंज लाना, अनलेस यू आर गिविंग अवे अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? इनफैक्ट 239A में यूनियन टेरिटरी दिल्ली, आर वी ओके विद दिस? यस और नो? 239A में पौंडीचेरी के लिए यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, उससे रिलेटेड हमको अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, विल नॉट बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लिखा है। क्लियर? मैंने ये नोट्स में बहुत क्लियरली आपको डाल के दिया है। yes. मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, इस
कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक लॉ ही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की हर चीज तो खास नहीं हो सकती। अब क्या खास है और क्या नहीं है वो हम डिसाइड करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ चेंजेस हम नॉर्मल लीगल चेंजेस ही मानेंगे। ठीक है। 312 में जुडिशियल सर्विस के, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए कोई चेंज करेंगे तो वो भी would be considered an ordinary law, not under amendment under 368। और यहीं पे आपको कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिलते हैं कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए और गवर्नमेंट गिराने के लिए, नो कॉन्फिडेंस के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। दैट इज व्हाई वी से डांस ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्लियर हुआ? पक्का? दिस इज द बेसिक्स। ठीक है। अब आपको पीसीएम 3 रिलीज किया है मैंने, उसको आप पढ़ के आएंगे। आप आर्टिकल 368 का बेयर टेक्स्ट पढ़ेंगे एंड टुमारो इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग intense class that you will see as far as basic structure is concerned। मेरी जान बसती है basic structure। Yeah, clear? You can download the annotations, they are all there। ठीक है। Done। Any doubts, just send me an email and anyways we'll do a doubt session over the weekend। Thank you। Yes, Samir, Interstellar is my favorite also। That scene from the night, the dark night, where fear is not your enemy, fear is your friend, about him climbing the wall, not go gentle into the night, is beautiful poem। Thank you। आप स्टिंग ही कर लो सब प्रैक्टिकल। सी गुड नाइट, बाय बाय। They are there on your Telegram channel also, and you can download them from the portal also। See, bye bye।